नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़, एक नहीं एक साथ दो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया। पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिस घड़ी के लिए पूरा देश बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उसका घड़ी अभी आ गया है। कौन सा है वो ब्रेकिंग न्यूज़? ये टीएमसी का जो बागी टीम है, मतलब इनका जो एमपीज़ का रेबेल ग्रुप है, उसका राजनीतिक फैसला क्या होगा, उसका क्लियर पिक्चर अभी पूरा हो गया है। देखिए, बहुत दिन से ही एक बात को लेकर चर्चा चल रहा था कि इन लोग डायरेक्टली भाजपा ज्वाइन करेंगे या ये लोग एक अलग सा ब्लॉक बना के एनडीए में ज्वाइन करेंगे और बाहर से एनडीए को सपोर्ट देंगे, और नहीं तो तीसरा क्या हो सकता है। आज इस मामले में एक बड़ा मोड़ आ जाता है जब इन लोग ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी को मिलने जाएंगे, उसके पहले ही अभिषेक बनर्जी का साइन किया हुआ एक लेटर लेके इनका दो एमपी, राज्यसभा से सागरिका घोष और लोकसभा से कीर्ति आज़ाद, पहुंच जाता है ओम बिरला के पास। उस चिट्ठी का बयान क्या था? उस चिट्ठी का बयान था कि हम जो टीएमसी है वो एक साथ ही रहेंगे और आप टीएमसी का किसी भी ब्लॉक को अलाउ मत कीजिए अलग से बैठने के लिए, आप पार्टी मत तोड़िए। और यहाँ पर ही पूरा गेम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इस लेटर के बाद फिर भी अगर 2/3 मेजोरिटी है ही भी, अगर ओम बिरला जी वहाँ पर डिसीजन लेते कि ये अलग ब्लॉक बनाएंगे, तो इस लेटर को दिखा के अभिषेक बनर्जी और बाकी सारे जो टीएमसी का है मामला ठोक सकते थे। और जब मामला ठोकेंगे, जब तक उसका फैसला नहीं होगा, तो ये जो एमपीज है ये बागी माना जाएगा, और नहीं तो इन लोगों को टीएमसी में ही रहना होगा, वो क्लैरिटी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे भी एक कोशिश किया गया था महाराष्ट्र में, एनसीपी और शिवसेना का वो जो मामला है अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 4 साल से चल रहा है, उसका फैसला का घड़ी अभी तक नहीं आया है। तो सेम सिनेरियो में टीएमसी का भी खिचड़ी पक सकते थे। और इसलिए हमने क्या देखा, ये 2/3 मेजोरिटी कर लिया, काली सुदीप बनर्जी ये रेबेल ग्रुप के साथ ज्वाइन कर गया और उनको ही लीडर बनना था, वो ही पीछे से धुरंधर जैसे काम किया, वो पिक्चर क्लियर हो गया। लेकिन आज सुबह और भी चौंका दिया काकोली घोष दोस्तीदार ने। उन्होंने बोल दिया कि भाई 20 नहीं अभी 22 एमपी हमारे पास है। जो न्यूज़ मैंने एक हफ्ते पहले इंडिया टीवी में भी बोल दिया था कि 23 एमपीज का बात चल रहा है और वही फाइनली रहेगा, उस तरफ ही पूरा डायरेक्शन जा रहा है। तो ये जो एमपीज है, अभी 20 एमपी यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी के घर में बैठक किया, वहाँ पर निशिकांत दुबे जी था, वहाँ पर भी बातचीत हुआ और फाइनली ये लोग डिसीजन लिया कि ये लोग टीएमसी छोड़ रहे हैं, अलग सा ब्लॉक नहीं। ये लोग त्रिपुरा का एक पार्टी है एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी में शामिल होने जा रहा है। और वो पार्टी पहले से ही एनडीए का शरीक है, तो इसके मतलब उस पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लोग एनडीए वाले बन जाएंगे। तो मतलब वो सांप भी मरा, लाठी भी नहीं टूटा, वो वाला जो सोल्यूशन है फाइनली वो निकल के आया है। लेकिन ये सब कुछ खिचड़ी पकाने के क्यों हो रहा है? वो नंबर गेम चाहिए, वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि मॉनसून सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंस बिल आ रहा है जहां पर संविधान में हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी बहुत ज़रूरी है। जहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे बिल आएंगे, जहां पर यूसीसी का बिल आ सकता है, जहां पर डिलिमिटेशन का बिल आ सकता है। इसके मतलब जो सांसद संख्या है वो बढ़ के 824 हो सकता है, सारे विधानसभा वहां पर भी नंबर बढ़ सकता है। तो बहुत कुछ वहां पर होने वाला है, और ये सब कुछ लेके ये जो मानसून सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। और इसके लिए टीएमसी को तोड़ना बीजेपी के लिए एक बहुत आसान सा सलूशन था। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि ये करके भाजपा ने क्या असर में बंगाल का गेम पूरा बिगाड़ दिया? क्यों उठ रहा है सवाल, थोड़े बाद में इसका डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको दूसरा ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं, जो मैंने ऑलरेडी डिटेल में हमारा जो प्रिय बंधु भारत चैनल है वहाँ पर डिस्कस किया है, और वहाँ पर पूरा सिनेरियो दिखाया है कि अभिषेक बनर्जी, आपको याद है आज उसको सीआईडी इंटरोगेशन फेस करना था, वो जो फेक सिग्नेचर कांड था उसमें आज उसका सेकंड समन है। और वहाँ पर कहानी में ट्विस्ट था, कुणाल घोष का एंट्री। कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी को फेस टू फेस बैठा के वहाँ पर जीरा हो सकते थे, और वही चीज़ हुआ। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, आज अभिषेक बनर्जी के लिए समन का जो टाइम था वो था 12 बजे, दोपहर को 12 बजे से 17 मिनट पहले ही अभिषेक बनर्जी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसका इंट्रोगेशन चालू होता है। उसके बाद ये कुणाल घोष को 3:30 बजे का टाइम दिया गया था। कुणाल घोष उस टाइम में पहुंचता है, उसको थोड़ी देर वेट कराया जाता है, और उसके बाद 4 बजे से कुणाल घोष का इंट्रोगेशन चालू होता है।
और कुणाल घोष वहां पर ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे थे। वहां पर बहुत देर तक उससे अलग से पूछताछ किया गया है। इसके पहले कुणाल घोष के घर ये सीआईडी के टीम पहुंचे थे, वहां पर भी उसका पूछताछ हुआ था और वो सब लेके यहाँ पर उसका एकदम ऑफिशियल उसका स्टेटमेंट लिया गया है। उसके बाद ये अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष को फेस टू फेस बिठा के मीटिंग, वहां पर इंटरोगेशन करा गया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो इंटरोगेशन के बाद कुणाल घोष को बोला गया है अब घर जा सकते हो। उसके मतलब कुणाल घोष का जो बयान है उसमें सीआईडी वालों को संतुष्टि हो गया है। अब यहां पर घोटाला हुआ है, यहां पर अभिषेक बनर्जी ने स्कैम किया है, इसके सारे प्रूफ अभी सीआईडी वालों के पास है। और वहां पर अगर कुणाल घोष के बाद में संतुष्टि सीआईडी वालों को होते हैं, इसके मतलब यह है कि अभिषेक बनर्जी और भी फंस गए हैं, पूरा दलदल में फंस चुका है अभिषेक बनर्जी, क्योंकि उसको अभी तक घर जाने का इजाजत नहीं दिया गया है। उसका इंटरोगेशन कंटिन्यू हो रहा है। जो बात हम बोल रहे थे कि कुणाल घोष जो बहुत ही नाराज थे ममता बनर्जी से, शारदा स्कैम में उसको जेल जाना पड़ा, और उसको अगर फेस टू फेस इंटरोगेशन होगा तो दो ही ऑप्शन हो सकता है। एक तो कुणाल घोष खुद का बलिदान देके ये अभिषेक बनर्जी को बचाने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो सारे सच उगाल देंगे। अगर कुणाल घोष पहले स्टेप लेता है, अगर अभिषेक बनर्जी को बचाने का कोशिश करते हैं, तो कुणाल घोष को खुद को जेल जाना पड़ेगा। तो वो मोहब्बत तो नहीं आया, कुणाल घोष के लिए तो कुछ प्रोटेक्शन था नहीं। उसके मतलब कुणाल घोष सारे सच उगाल दिया है, और जितना सच अगर सच में उगल देते हैं तो उसके लिए अभी अभिषेक बनर्जी को यहाँ पर गिरफ्तार होने का चांसेस बहुत ही हाई हो गया, उसका बचना लगभग नामुमकिन हो गया। ये तो एश्योर हो गया है। ये सब जब यहाँ पर हो रहा था तो एक सवाल उठ रहा है कि भाई वहाँ पर दिल्ली में जो गेम चल रहा है, जो नंबर गेम चल रहा है, देखिए यहाँ पर 19 एमपीज चाहिए था, तो इधर उधर करके पहले वो 19 एमपीज तो हो गया, सारे का सिग्नेचर सामने आ गया। लेकिन यहाँ पर दो अहम मुद्दा उठता है। एक तो होता है जब काकोली घोष दोस्तीदार आज सुबह बोलती है कि हमारे पास 20 नहीं 22 एमपी है। पहले 19 सिग्नेचर था, सुदीप बनर्जी ने ज्वाइन कर लिया तो अभी 20 हो गया, लेकिन काकोली घोष दोस्तीदार बोल रहे हैं कि नहीं 22 है। तो वो दो कौन है? और दूसरी बात है, आपको याद है मैंने एक एपिसोड किया था जहां पर आपको क्लियरली बोला था कि ये जो ऋतव्रत और संदीपन गेम खेल रहे हैं ना, ये बस कुछ ही दिन हुआ है एमएलए बना है, इसके लिए इतना बड़ा गेम खेलना पॉसिबल नहीं है। दो धुरंधर है जो ममता बनर्जी के बहुत करीब है और उसके साथ अभी भी है, ऐसे दिखाने का ढंग कर रहा है, तो वही है असली धुरंधर। उसमें से एक तो ये सुदीप बनर्जी है, आज ये एस्टेब्लिश हो गया। क्यों है सुदीप बनर्जी? देखिए वो जो 19 एमपीज का सिग्नेचर था, वहां पर काकोली घोष दोस्तीदार ने अपने नाम के पहले चीफ व्हिप लिखा था, और वहां पर जो शताब्दी राय थे उन्होंने अपने नाम के पहले उप दल नेता लिखा था। तो उसके मतलब उसका जो दल नेता है वो कौन है, ये लोग तभी तक नहीं डिक्लेयर किया था, और अभी सुनाई दे रहा है कि सुदीप बनर्जी जो लास्ट में यहां पर साइन किया वही बनने जा रहा है दल नेता। उसके मतलब सुदीप बनर्जी धुरंधर बन के ममता के टीम में बैठे थे, और जैसे मैं बोल रहा था इनको बैठे रहने का एक ही मकसद है कि भाई कुछ भी हो जाए, यहाँ पर अभिषेक ममता क्या डिसीजन ले रहा है सारे ये रेबेल ग्रुप को देना है, और ये इसके टीम में नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेंगे। और जब वो मकसद खत्म हो जाता है तो सुदीप बनर्जी निकल के आ जाता है ये रेबेल ग्रुप में। तो इसके मतलब जो धुरंधर का बात मैंने बोला था उसमें तो एक तो सही निकल गया। अब दूसरे धुरंधर कौन है? दूसरे धुरंधर कौन है वो हमको मालूम है, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे। एक ही चीज आपको बोल सकता हूं, ये जो दूसरा धुरंधर है वो सुदीप बनर्जी भी से भी बहुत शातिर है। इसका एक ही मकसद है कि टीएमसी का नाम और निशान तो मिट जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये बुआ भतीजा का जेल जाना इंश्योर करना है। उसके बाद उसका जो भी होगा दिखा जाएगा, लेकिन ये तो पहले करना ही है। तो इसके लिए एक ही चीज बोल सकता है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का जो विपद है वो और भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा है कि जो 22 एमपीज के बात कर रहे हैं तो दो और एमपीज कौन हो सकता है? देखिए अभी हमारे पास जो न्यूज़ है यहाँ पर कुछ एमपीज है जो अपना स्टांस क्लियर किया है, और कुछ एमपीज है जो अभी तक मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। तो इसका मतलब वही सारे जिसने स्टांस क्लियर किया है और शब्द नहीं बोला है वही शायद ममता बनर्जी के साथ है। उसमें उस लिस्ट में कौन है? उस लिस्ट में 7 नाम आते हैं, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, सौगत राय, महुआ मोइत्रो, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, और उसके बाद प्रतिमा मंडल। ये 7 नाम जो है ये सारे बोल दिया है कि हम दीदी के साथ नहीं है। लेकिन जो सजदा अहमद है उलूबेड़िया से जो एमपी बनते हैं उन्होंने अभी तक अपना चुप्पी बरकरार रखे, उन्होंने कुछ शब्द नहीं बोला है। तो इसके मतलब क्या सजदा अहमद भी रेबेल ग्रुप के साथ ज्वाइन करने जा रहा है?
और दूसरे ये बात आ जाते हैं कि ये लोग मुंह में बोल दिया, बाकी 7 नाम जो बोला है वो मुंह में बोला कि अभी दीदी के साथ है, लेकिन वो बात तो दीपक अधिकारी देव जो मेगा स्टार सुपरस्टार है उसने भी बोला था, उसके बाद रेबेल ग्रुप में साइन कर दिया। तो इसके मतलब जो लोग अभी मुंह में बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ सच है क्या? तो इसके मतलब ये प्रतिमा मंडल, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रो, सौगतो राय और कल्याण बनर्जी के अंदर कोई भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ देख के यहाँ पर मीडिया में एक ही नाम का चर्चा हो रहा है कि वो 22 नाम शायद प्रतिमा मंडल होने जा रहा है। देखता है आगे क्या होगा इसका। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि भाई ये सब दिल्ली में हो रहा है, 2/3 मेजोरिटी के करीब पहुंच रहा है एनडीए, ये सारे बिल पास करा लेंगे, लेकिन बंगाल का जो बीजेपी का सपोर्टर है, जो वर्कर है, वो क्यों इतना इसके ऊपर इशू बना रहा है, क्यों उसका प्रोटेस्ट कर रहा है? और हाँ, मैं भी आपको बोलता हूँ, मैं भी इसके अगेंस्ट में हूँ, मैं भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसके लिए सवाल उठाया, वीडियो बनाया, और सारे जो लोग हैं लाखों के लाख मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप सही बात उठा रहे हो। क्यों? देखिए, यहाँ पर आप नेशनल इंटरेस्ट का बात कर रहे हो, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये जो बिल्स है ये पास कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए जिस एमपी से आप कांटेक्ट कर रहे हो उसके साथ क्या होने वाला है? वो क्या आगे निकल के भाजपा में डायरेक्ट शामिल हो जाएंगे? वो क्या 2029 का जो इलेक्शन आएंगे तब भाजपा का समर्थित एनडीए कैंडिडेट बन जाएंगे? अगर सच में ऐसे होता है तो लोग जो झोली भर के वोट दिया है भाजपा को वो तो पूरा नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे टीएमसी वाले हैं, और टीएमसी वाले मतलब गुंडे हैं, टीएमसी वाले मतलब तोलाबाज है, टीएमसी वाले मतलब वो हिंदू विरोधी है। तो इस हिंदू विरोधी को जनता कैसे मान लेंगे? दूसरी बात है, ये लोग इतना दिन से यहाँ पर इतना अत्याचार किया है, इतना करप्शन किया है और अपना जेब भरा है, तो अगर वो भाजपा में शामिल हो जाता है या भाजपा को सपोर्ट करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, तो इसके मतलब इसके अगेंस्ट जो भी करप्शन का चार्जेस है वो क्या मिट जाएंगे? उसका इन्वेस्टिगेशन रुक जाएंगे? जनता तो ये नहीं चाहता है। कुछ भी हो जाए, ये जो चोर है चोर को चोर साबित करो और जेल में भरो, एक ही डिमांड है। इसलिए तो इतना लड़ाई किया, इतना संघर्ष किया, लेकिन वो सब करने के बाद भी अगर ये लोग बच जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नीति आदर्श है वो कहाँ पर ठकराता है? ये सवाल उठ रहा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये लोग जब अपोजिशन में था, ये लोग जब हमारा विरोधिता किया था, ये लोग जब ये इंश्योर किया था कि जनता जनार्दन अपना वोट खुद नहीं डाल पाए, उस सिचुएशन में फाइट हुआ है। कार्यकर्ता जो 2021 के चुनाव के बाद अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था, उसका घर जलाया गया, उसका दुकान टूटा गया है, उसके घर में बलात्कार का कांड हो गया है, किसी का जान चले गए हैं, वो सब के बाद भी लोग लड़ाई नहीं छोड़े इन लोगों को हटाने के लिए। अभी ये लोग अगर शामिल हो जाता है और इसके ऊपर ये लोग ही इनके नेता बन जाता है तो कैसे मान लेंगे लोग? और ये जो नाराज़गी है ये सारे स्टेप में आ रहा है। बहुत सारे यहाँ पर राज्य के कार्यकर्ता है, पोजीशन में है, वो ओपनली मुंह नहीं खुल सकता है, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो फ़ोन करके हमको सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम जो सवाल उठाए हो सही सवाल उठाए हो, कुछ भी हो जाए लेकिन इन लोगों को कैसे भी मार्सी नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पर एक चीज़ बोला जाता है कि भाई देखो, इसके साथ ना कुछ लेना है ना तो कुछ देना है, इन लोगों को रिलेशन है बस वो मानसून सेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर बिल पास कराना है। तो हम एक सवाल उठा रहे हैं कि हमको भी मालूम है आप इसलिए ही कर रहे हो, लेकिन आप जिसके साथ कर रहे हो वो भी पॉलिटिशियन है, क्या उसको मालूम नहीं है कि मानसून सेशन में बिल एक बार पास हो जाए तो उसके बाद उसका उखाड़ के फेंक सकते हो, उसको जेल जाना पड़ेगा? तो क्या वो ये सब जान के भी आपको सपोर्ट करेंगे? कुछ नहीं मिलने के बाद कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसे ना हो जाए कि उसने जो डील किया है और जो फांद बिछाया वहां पर उसमें आप फंस जाओ और जो डबल इंजन का यहाँ पर सपने हम दिख रहे हैं वो टूट जाए। क्यों ये उठ रहा है ये सवाल? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ हुआ है। नंबर 1, मैं फौलता का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो आपके सामने थोड़ा लेके आता हूँ। फौलता में हमने देखा जो टेंडेंसी है, जो इतने दिन मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ था, टीएमसी हार जाने के बाद वो मुस्लिम वोट देख लिया कि टीएमसी आगे कुछ नहीं कर सकता है, तो इमीडिएटली वो कंसोलिडेटेड होकर सीपीएम को वोट दे दिया। अभी कुछ वोट कांग्रेस की तरफ गए, कुछ वोट अभी टीएमसी में बचा है। क्यों? क्योंकि यह फर्स्ट चुनाव था, इसलिए यहाँ पर सारे मुस्लिम लोग डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो बिखर के है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ही कम है।
4% टीएमसी को मिला है, 6% कांग्रेस को मिला है। बाकी जो 90% है वो 90 के 90% ही सीपीएम में जा चुका है। इसका मतलब अगले दिन जो चुनाव आएगा ये मुस्लिम वोट 100% कंसोलिडेट होके सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट को देगा। दूसरी बात आपको यह समझना होगा कि भाजपा का जो हिंदू वोट है, लग तो रहा है बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उसमें एक बड़ा सा चंक है जो पहले ये सीपीएम को वोट देते थे, मतलब सेकुलरिज्म में बिलीव रखते थे। तो अगर उसका एक पार्ट 10 to 12% अगर भाजपा से शिफ्ट कर जाता है, उतना भी जरूरत नहीं है, 5 to 6% भी शिफ्ट कर जाता है तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। कैसे? अगर 5 to 6% वहां से निकल जाता है तो भाजपा का वोट बैंक आ जाएगा 40% में, और यहाँ पर 30% इसका ऑलरेडी है, तो वहां पर 35-36% में पहुंच जाएंगे सीपीएम। और यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, वहाँ पर तो कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा, 1:1 लड़ाई होगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लेफ्ट वर्सेस भाजपा का हो जाएगा फाइट। तो ये 35-36% वोट बैंक में अगर पहुँच भी जाते हैं तो उसके मतलब ये रहेगा कि वो 40% के करीब हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जगह में जो अभी कांग्रेस और टीएमसी को वोट गया है मुस्लिम का, वो वोट भी तो इसके तरफ आएंगे। तो कुल मिला के दोनों ही 40-40 के एवरेज में आ जाएंगे, और तब जो 1:1 फाइट होगा वहां पर एज वामपंथियों के लिए चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये गेम भाजपा के हाथ से निकल सकता है। दूसरी बात है, अगर आप बोलते हो कि वोट बैंक के लिए इसको आप यहां पर लेके आ रहे हो, तो इसके बाद तो वोट बैंक बचा नहीं है। ऊपर से अगर हम 2026 का इलेक्शन का एनालिसिस करें तो अभी आउट ऑफ 42 लोकसभा 32 लोकसभा दिखा रहा है कि भाजपा के फेवर में। कौन है वो 10 लोकसभा जो अभी भाजपा के फेवर में नहीं है? वो है मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, बोसीरहाट, उलुबेड़िया, जयनगर, डायमंड हार्बर और मथुरापुर। ये जो 10 सीट बचा है, इसमें से 3 सीट जयनगर, डायमंड हार्बर, मथुरापुर, ये 3 सीट एक्चुअली वो डायमंड हार्बर मॉडल होता था, मतलब भाईपो वहाँ पर सारे लूट लेते थे, लेकिन फौलता दिखा दिया कि वो डायमंड हार्बर मॉडल अभी खत्म हो गया। इसका मतलब ये 3 जो सीट है, इसका टेंशन भाजपा को लेने का इतना ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली 2029 में भाजपा की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टीएमसी वहाँ पर वोट लूट नहीं कर पाएंगे, जहांगीर शौकत जैसे गुंडे लोग वहाँ पर बदमाशी नहीं कर पाएंगे। बाकी रहता है 7 सीट आउट ऑफ 42, अगर 35 भी आपको मिल जाता है तो बहुत सही है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पर यह 7 सीटों में से बस 2 ही सीट है, बसीरहाट और उलुबेड़िया, जहाँ पर भर भर के मुस्लिम हैं, जहाँ पर कुछ करना भाजपा के लिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन बाकी जो 5 सीट है वहाँ पर भाजपा भी सेकंड पोजीशन में है, और जो सेकंड पोजीशन में है भाजपा के सामने अभी 3 साल पड़ा है। तो वहाँ पर भाजपा अगर अपना मोटो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये लेके चलता है तो कुछ मुस्लिम वोट भी अपने तरफ खींच सकते हैं, वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट दे सकता है, और ये अगर हो जाता है जो सेकंड पोजीशन में है वो उसको टॉप पोजीशन में जाने का चांसेस है। तो इसके मतलब अभी का सिचुएशन देखे तो भाजपा को वेस्ट बंगाल में 2029 में 35 to 40 सीट्स मिलने का चांसेस है, अगर अपना वोट बैंक को मौजूद रख पाता है। तो उस हिसाब से ये जो टीएमसी का करप्ट वाले है उसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से आप इसको ले रहे हो तो जनता जो आपको वोट दिया है वो गुस्से में आ रहा है, वो बोल रहा है नोटा में वोट डालेंगे, वो बोल रहा है मैं दूसरे को ही सोचूंगा जिसको मैं वोट डाल सकता हूँ। लेकिन ये बात तो हम मान नहीं सकता है, जो हिंदू धर्म का इतना अपमान किया है उसको भाजपा के मान ले या भाजपा को समर्थित कैंडिडेट करके मान ले। और यही वार्ता क्या शुभेंदु अधिकारी जी तो समझ गया है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेशन लोटस का पूरा ऑपरेशन था ये शुभेंदु अधिकारी जी कर रहे थे, क्योंकि उसको सेंट्रल लीडरशिप से वही ऑर्डर था। लेकिन आज जब यह मीटिंग होने का बात हुआ, शुभेंदु अधिकारी जी दिल्ली नहीं पहुंचा। पहले तो यह बागी ग्रुप का मीटिंग कलकत्ता में होने का बात हो रहा था, लेकिन बाद में सुनाई दिया कि ये दिल्ली में होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे उसके बाद एक्टिविटीज उनका रहेगा और इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी भी वहां पर जाएंगे। लेकिन अचानक से सुनाई दिया शुभेंदु अधिकारी जी का एक प्रोग्राम है, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट में दीघा शंकरपुर में कोई प्रकल्प है, उसके लिए वो जाएंगे और इसलिए अब दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अब एक चीज बता दीजिए, कोई मुख्यमंत्री का प्रोग्राम क्या ऐसे लास्ट मिनट में सेटिंग होता है? वो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम तो 1 हफ्ते पहले ही सेट हो जाता है। तो उसके मतलब ये क्या दिल्ली जाने का जो मौका था उसको डॉच करने के लिए प्रोग्राम को बुलाया गया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोर्टर अभी नाराज है। तो वहाँ पर अगर शुभेंदु अधिकारी पहुँचता है तो नाराजगी और भी बढ़ जाएंगे कि क्यों कर रहे हो भाई, हम लोग तो मना कर रहे हैं, हमारा बात आप क्यों नहीं सुन रहे हो। और इसलिए शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर नहीं गया है, तो पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल लीडरशिप में आ जाता है।
कि देश के स्वार्थ के लिए उसने ये कुछ किया है जो यहाँ पर बंगाल बीजेपी को मालूम भी नहीं। तो इसके मतलब टीएमसी को तोड़ने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी अपनाया गया वो तो ठीक था, लेकिन उसमें जब भी एनडीए में एंक्लोजर का बात हुआ वो जनता का गुस्सा बढ़ा दिया। जनता ये सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ये बात भाजपा भी समझ रहा है और इसलिए इसके साथ दूरी बना रहे हैं। अगर ऐसे दूरी बनाते हैं, उनका सपोर्ट लेता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भाजपा या भाजपा समर्थित कोई कैंडिडेट का बात नहीं करता है, तब तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर गलती से वहां पर हो जाता है तो भाजपा का वोट बढ़ सकता है और भाजपा का वोट एक बार बढ़ गए तो वो जाएगा वामपंथियों के पास और 1:1 फाइन होगा, तो उस फाइट में भाजपा को हारने का चांस बढ़ जाता है। सब कुछ मिला के एक साइड में जब टीएमसी पूरा पिघल रहा है, टीएमसी खत्म हो रहा है, उस साइड में उस स्ट्रैटेजी को लेकर मुश्किल भाजपा का भी बढ़ रहा है। तो आगे ये देखना जरूरी होगा कि कौन सा मोड़ में ये राजनीतिक चल चलते हैं, लेकिन जनता सब जानती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोलेंगे बंगाल पॉलिटिक्स का ये सारे अपडेट लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।